दोस्तों, दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका वो पहला देश बना जिसने 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन अटैक्स के बाद इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगाए हैं। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस प्रेजेंट किया, जिसका फैसला इसी साल 26 जनवरी के दिन आया है। इस फैसले को लेकर जहां एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने इजराइल द्वारा किए गए अटैक्स को नरसंहार को माना है, तो वहीं दूसरी तरफ से इसके विरोध में तर्क दिए जा रहे हैं। इजरायली अथॉरिटीज ने तो इस ऑर्डर को रिजेक्ट करते हुए ये तक आरोप लगाया है कि भाई साउथ अफ्रीका हमास को लीगल आर्म की तरह ऑपरेट कर रहा है। और आखिर ये केस है क्या और क्यों इसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की टेरिटरी में घुसकर उनके नागरिकों पर हमला किया। इस अटैक में करीब 1200 इजरायली सिटीजन्स मारे गए और साथ ही कई सिटीजन्स को किडनैप भी किया गया। इसके बाद इजराइल ने इस इंसिडेंट को देखते हुए गाजा के ऊपर एक मिलिट्री एक्शन लॉन्च किया था। इस मिलिट्री एक्शन को लेकर दुनिया में पहले से ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। साउथ अफ्रीका ने जब ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फाइल किया, तब तक करीब 23,000 फिलिस्तीनी नागरिक इस सैन्य कार्रवाई में मारे जा चुके थे। साउथ अफ्रीका ने जो केस फाइल किया है, उसमें उन्होंने ये साफ किया है कि वो अक्टूबर 7 के अटैक्स के साथ साथ वो ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि इजराइल 75 साल से नरसंहार कर रहा है, 56 साल से इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठा है और पिछले 16 साल से उसने गाजा पर ब्लॉकेड लगाया हुआ है। इस वॉर में सिविलियंस के अलावा गाजा में तैनात 311 डॉक्टर्स और नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स समेत 105 पत्रकार भी मारे जा चुके हैं। इसके साथ साथ दिसंबर 29 तक करीब 55,000 फिलिस्तीनी नागरिक, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं, वो भी घायल हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल का आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई उनका मकसद फिलिस्तीनी नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि हमास का खात्मा है। अब इस केस के लीगल पहलुओं पर आए तो सबसे पहला तो सवाल यही है कि भाई क्या साउथ अफ्रीका को इस तरह का कोई केस दायर करने का हक है? इजराइल ने भी ये आर्ग्यू किया था कि इस मैटर को सुनने के लिए आईसीजे के पास पर्याप्त ज्यूरिडिक्शन नहीं है, यानी कि आईसीजे इस तरह के मैटर्स को डिसाइड ही नहीं कर सकता। साउथ अफ्रीका के इस केस को समझने के लिए हमें जीनोसाइड कन्वेंशन को समझना होगा। देखिए, 1948 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने जीनोसाइड कन्वेंशंस को अडॉप्ट किया था। जीनोसाइड कन्वेंशन पर इजराइल और साउथ अफ्रीका समेत 153 देशों के हस्ताक्षर हैं, इसलिए दोनों ही देश इसकी टर्म्स को मानने के लिए बाध्य हैं। जीनोसाइड कन्वेंशन ने 1914 से 15 में कमिट किए गए आर्मेनियन जीनोसाइड से लेकर 2014 में आईएसआई द्वारा यजीदी लोगों के नरसंहार को जीनोसाइड की कैटेगरी में शामिल किया है। इसके साथ हिटलर द्वारा किए गए यहूदियों के नरसंहार को भी जीनोसाइड कन्वेंशन के मुताबिक एक नरसंहार माना जाता है। जीनोसाइड कन्वेंशन में एक जीनोसाइड या नरसंहार को भी डिफाइन किया गया है। इस कन्वेंशन के मुताबिक हर एक एक्ट जो कि किसी नेशनल, एथनिक, रिलीजियस या फिर रेशियल ग्रुप को पूरी तरह या फिर उसके एक हिस्से को तबाह करने के इरादे से किया गया हो, उसे जीनोसाइड कहा जाता है। अब इन एक्ट्स में से एक ग्रुप के मेंबर्स को जान से मारना, उन्हें सीरियस फिजिकल या फिर मेंटल हार्म पहुंचाना, उन्हें ऐसी कंडीशंस में रहने के लिए फोर्स करना जो उन्हें नष्ट कर दे, उनके बच्चों को जबरदस्ती उनसे अलग करना या उनके पैदा होने में रुकावट डालना शामिल है। इस डेफिनेशन के बेसिस पर ही सारा केस टिका हुआ है और साउथ अफ्रीका ने 84 पेज का एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, जिसमें वो ये आर्ग्यू करता है कि भाई इजराइल के खिलाफ इस डेफिनेशन के मुताबिक पर्याप्त सबूत हैं। साथ ही साउथ अफ्रीका ने अपनी 9 मांग भी रखी है, जिस पर कोर्ट को फैसला देना था। सबसे पहला सवाल तो कोर्ट के सामने ये आया था कि क्या कोर्ट के पास ये हक है कि वो इस तरह के मामले में कोई फैसला सुना सके। देखिए, रूल्स के मुताबिक कोर्ट तब तक कोई केस सुन सकती है जब दो पार्टीज के बीच में एक क्लियर विवाद हो। कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट करते हुए ये सफाई दी थी कि क्योंकि इजराइल अपने एक्ट्स को नरसंहार नहीं मानता है, जबकि साउथ अफ्रीका मानता है, इसलिए ये एक क्लियर डिस्प्यूट है और इस पर कोर्ट को फैसला देने का पूरा हक है। यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर दें कि ये केस आईसीजे में लड़ा जा रहा है, आईसीसी में नहीं, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं। आईसीजे और आईसीसी में एक बेसिक फर्क ये है बस कि आईसीसी जब किसी मामले को डिसाइड करता है तो वो उसमें किसी एक शख्स या फिर एक ग्रुप को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है, जबकि आईसीजे किसी भी तरह के डिस्प्यूट को सुन सकता है। अब आईसीजे की एक रूलिंग का उदाहरण आप यूक्रेन वॉर से ले सकते हैं, जिसमें पुतिन को वॉर क्राइम्स कमिट करने का जिम्मेदार माना गया और आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट भी जारी किया।
अब आईसीजे के पास जो साउथ अफ्रीका ने एप्लीकेशन फाइल की थी, उसमें कोर्ट को 2 चीजों पर डिसाइड करना है। पहला केस तो ये है कि क्या इजराइल जो गाजा में कर रहा है उसे नरसंहार माना जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट को साउथ अफ्रीका की उन 9 मांगों पर जजमेंट देना था जो उन्होंने एप्लीकेशन में मेंशन की हैं। साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर 8 मुख्य आरोप लगाए हैं। साउथ अफ्रीका का पहला आरोप तो सीधा सा है कि उन्होंने फिलिस्तीनियों की हत्या की है। किसी भी वॉर में सिटीजन्स पर हमला करना प्रतिबंधित है। यूएन की जिनेवा कन्वेंशन तो यहाँ तक भी कहती है कि भाई कोई भी देश ऐसी बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कि सोल्जर्स की बॉडी से ना निकाली जा सके। इसके पीछे आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि वॉर में एक सोल्जर या मेजर ऑब्जेक्टिव दुश्मन को रोकना है, उसे मारना नहीं है। अगर कोई सोल्जर इस तरह की बुलेट से घायल हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल में नहीं बचाया जा सकेगा, इसलिए इस तरह का रूल है। अब ऐसे में सिविलियंस को मारना तो और भी बड़ा वॉर क्राइम माना जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने आर्ग्यू किया है कि भाई इजराइल द्वारा जानबूझकर सिविलियंस को मारने की कोशिश की जा रही है। इसमें उन्होंने इजराइल के हॉस्पिटल्स, स्कूल, चर्चेज और मस्जिदों में की गई बॉम्बिंग का भी उदाहरण पेश किया है। इसके बाद दूसरा इल्जाम पैलेस्टीनियंस को बॉडीली और मेंटल हार्म पहुंचाना है, जो कि वॉर की सिचुएशन में लाजमी है। इसके बाद तीसरा आरोप मास एक्सपल्जन को लेकर है। साउथ अफ्रीका का ये आर्ग्यूमेंट है कि इजराइल के एक्शन के कारण 23 लाख गाजा के नागरिकों में से 19 लाख लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनके मुताबिक करीब 85% जनसंख्या आज अपने घरों से भागने के लिए मजबूर है। आंकड़ों की बात की जाए तो करीब गाजा के अंदर 60% घर ऐसे हैं जो कि या तो पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं या पूरी तरह खाक हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका का चौथा आरोप गाजा के लोगों तक खाने पीने की चीजों को पहुंचाने से रोकने का है। साउथ अफ्रीका के मुताबिक 9 अक्टूबर के बाद गाजा के घेराव से इजराइल ने वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, फूड, वाटर और फ्यूल का एक्सेस काट दिया है। कई यूएन ऑफिशियल्स का तो ये भी कहना है कि भाई गाजा में भूखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। यूएन के मुताबिक दुनिया भर में भूख से जूझते 80% लोग आज अकेले गाजा में ही हैं। उन सेक्रेटरी जनरल ने अपने बयान में ये कहा है कि आज गाजा के लोग खाने के लिए सड़कों पर बिखरे आटे को कलेक्ट करने के लिए मजबूर हैं और कुछ ने तो बिल्लियों का शिकार करना भी शुरू कर दिया है। इजराइल पर 5वां आरोप ये है कि इजराइल वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज को भी पहुंचाने से रोक रहा है। जी हाँ, इस समय गाजा की 36 मेडिकल फैसिलिटीज में से सिर्फ 14 ही फंक्शनल हैं और इसमें से भी कुछ सिर्फ पार्शियली फंक्शनल हैं। छठा आरोप इजराइल पर यह है कि उन्होंने गाजा में प्रॉपर शेल्टर, क्लोथ्स और हाइजीन और सैनिटेशन फैसिलिटीज को भी इम्पैक्ट किया है। इजराइल के खिलाफ ये आरोप है दोस्तों कि उन्होंने स्कूल्स के अलावा कई ऐसे बिल्डिंग्स को भी बॉम्ब किया है जो कि यूएन के अंडर थी, जबकि यूएन ने इजरायली अथॉरिटीज को पहले ही इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे। इजराइल पर 7वां आरोप ये है कि उन्होंने फिलिस्तीनियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। ये आर्ग्यूमेंट मर्डर से अलग इसलिए है क्योंकि गाजा के सिविलियंस इस वक्त एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, जबकि सभी तरह की वॉर्स में ऐसा नहीं होता। अगर आप इसी वक्त यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को भी देखो तो वहाँ वॉर जरूर चल रहा है, लेकिन लोग अपने ऑफिसेज भी जा रहे हैं और बच्चे स्कूल भी जा पा रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने इस आर्ग्यूमेंट में स्पेसिफिकली गाजा के 2 सेलिब्रिटीज का भी जिक्र किया है, जिसमें एक फेमस पेस्ट्री शेफ मसूद अल कताती और 84 साल के अकॉर्डियन प्लेयर और म्यूजिक टीचर इल्हाम फरहा को भी मेंशन किया है। इल्हाम फरहा को एक इजरायली स्नाइपर द्वारा होली फैमिली चर्च के सामने गोली मारी गई थी। इसके साथ साथ इजराइल पर गाजा की हिस्टोरिकल साइट्स डिस्ट्रॉय करने का भी आरोप है। इसमें 1600 साल पुराना सेंट पोरफायरस चर्च भी शामिल है। आखिर में इजराइल के ऊपर यह भी आरोप है कि जीनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन करते हुए वो वहां पर बच्चों को पैदा होने से रोक रहे हैं। इसके लिए आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि वहां की 52,000 प्रेग्नेंट औरतें हर महीने अनसेफ कंडीशंस में बच्चे डिलीवर करने के लिए मजबूर हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज और क्लीन वाटर के अभाव में ये बच्चे बीमार होकर अपना दम तोड़ रहे हैं। खैर, तो ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो साउथ अफ्रीका ने अपने इनिशियल एप्लीकेशन में पेश किए थे। कोर्ट के सामने फिर 12 और 13 जनवरी के दिन प्रोसीडिंग्स के दौरान कुछ मांगे रखी गईं और 26 जनवरी के दिन कोर्ट ने फैसला किया। अब आईसीजे के फैसले में नोट करने वाली बात यह है कि साउथ अफ्रीका के आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हुए कोर्ट ने यह माना है कि गाजा के अंदर कुछ इस तरह की सिचुएशंस पैदा हुई हैं जिन्हें नरसंहार की कैटेगरी में डाला जा सकता है, लेकिन उन्होंने अभी तक नरसंहार पर कोई फैसला नहीं दिया है। ये केस वो फरवरी में डिसाइड करेंगे। दूसरी तरफ इजराइल ने यह भी आर्ग्यू किया है कि वो भी जीनोसाइड के विक्टिम हैं। उनका कहना है कि हमास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डिक्लेयर्ड गोल यहूदियों और इजराइल का खात्मा है।
इसके साथ साथ अक्टूबर 7 के अटैक और उसके बाद के स्टेटमेंट्स में भी हमास की ये मंशा दुनिया के सामने साफ निकल कर आई है। लेकिन अभी के लिए कोर्ट ने इजराइल को कुछ स्टेप्स उठाने के लिए कहा है। अब इससे पहले कि हम इन स्टेप्स पर आएं, यहाँ पर यह मेंशन करना जरूरी है कि आईसीजे की किसी भी रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता और उनकी रूलिंग को यूएन समेत हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन साथ ही आईसीजे के पास ये ताकत नहीं है भैया कि वो अपना फैसला मनवा सके। यानी अगर आईसीजे कोई ऑर्डर देता है तो उसे लीगली सही जरूर माना जाएगा, लेकिन अगर उस ऑर्डर को मानने से कोई देश इनकार कर दे तो उनके खिलाफ आईसीजे कोई फोर्स भेजकर कार्रवाई नहीं कर सकता है। आईसीजे ने इजराइल को जो स्टेप्स उठाने के लिए कहा है वो कुछ इस तरह है। कोर्ट ने इजराइल को यह ऑर्डर दिया है कि जीनोसाइड कन्वेंशन के सिग्नेटरी देश होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जीनोसाइड को प्रिवेंट करने के लिए हर संभव कोशिश करें। साथ ही अगर उनके मिलिट्री ऐसे एक्ट्स को करने में दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी इजराइल कार्रवाई करे। इसके अलावा उनसे ये भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जीनोसाइड के लिए लोगों को भड़का रहा है उसके खिलाफ भी इजराइल द्वारा उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ साथ इजराइल से ये कहा गया है कि गाजा के अंदर अगर जीनोसाइड के एविडेंस हैं तो जीनोसाइड कन्वेंशन के सिग्नेटरी होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो उन्हें डिस्ट्रॉय होने से रोके। इसके अलावा 1 महीने के अंदर अंदर इस कोर्ट के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट फाइल करने के लिए भी उन्हें बोला गया है। अब ये सब पॉइंट्स साउथ अफ्रीका की मांग में भी शामिल थे, जिस वजह से इस केस को साउथ अफ्रीका की विक्ट्री के तौर पर बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से पॉइंट किया जाना जरूरी है कि अभी तक आईसीजे ने इसे एक नरसंहार नहीं कहा है। साथ ही साउथ अफ्रीका ने मांग ली थी कि इजराइल को उनका मिलिट्री ऑपरेशन सस्पेंड करके सीज फायर के लिए बोला जाए। आईसीजे ने इस पर भी कोई रूलिंग नहीं दी है। इजराइल को दिए गए 6 ऑर्डर्स को 17 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया है। इसमें से 4 ऑर्डर्स को 15 से 2 की मेजॉरिटी के पास किया गया है और 2 ऑर्डर्स को 15 से 1 की मेजॉरिटी से। इन सभी ऑर्डर्स पर आईसीजे की युगांडन जज जूलिया सेबुतेंदे ने विरोध किया है और 4 ऑर्डर्स पर जूलिया सेबुतेंदे और इजरायली जज अहरोन बराक ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। आईसीजे की 17 जजेस की बेंच में भारत के जस्टिस दलवीर भंडारी भी शामिल थे, जिन्होंने सभी ऑर्डर्स पर अपनी सहमति दी है। अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू समेत उनकी कैबिनेट के कई मिनिस्टर्स ने इस रूलिंग का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो इन रूलिंग्स को नहीं मानेंगे। ये बात बहुत पहले से ही साफ थी दोस्तों कि इस केस का असर ग्राउंड लेवल पर तो नहीं देखा जाएगा। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था और इसी तरह इसे दुनिया में परसीव किया गया है। अगर इस रूलिंग के बेसिस पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की अपील की भी जाती है तो यूएस जैसे परमानेंट मेंबर्स इसे आसानी से वीटो कर सकते हैं। इस कोर्ट रूलिंग के बाद दुनिया भर के मुस्लिम्स सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब देशों को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बहुत से न्यूट्रल देशों में भी इसे लेकर राय बंटी हुई है। कई जगहों पर तो इजराइल के खिलाफ फैक्ट्स को ट्विस्ट किए जाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ से लोग इजराइल को डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ब्लेम कर रहे हैं। अभी तक भारत सरकार की तरफ से आईसीजे की रूलिंग पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक तरफ इजराइल के खुद को डिफेंड करने के राइट को सही बताया था, वहीं भारत सरकार द्वारा दोनों पक्षों से शांति की अपील भी की गई है। अब आगे चलकर यह भी देखना दिलचस्प होगा कि भाई नरसंहार के चार्जेस पर आईसीजे का क्या फैसला आता है और जो फैसला होगा क्या उसे भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी से पास किया जाएगा या फिर उसमें हम जजेस के बीच भी एक स्प्लिट देखेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि आईसीजे की ये रूलिंग क्या फेयर थी या फिर इसमें इजराइल के आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर किया जाए? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।